वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 14 अप्रैल सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। हरिदास दाभद्र जीवन संबंधी कुछ ज्ञातव्य निर्देश श्री ठाकुर से जानकर चले गए। श्री ठाकुर ने उनसे कहा, सब चीज़ों के रिकॉर्ड पत्र, मैप इत्यादि इस प्रकार रखोगे जिससे एक अदना व्यक्ति को भी यह पता चल सके कि कहाँ क्या चीज़ है। किसी मामले को जटिल बनाकर नहीं रख छोड़ोगे। यह याद रखो, केवल अपनी मेहनत से काम नहीं चलेगा, दूसरों से भी मेहनत करानी चाहिए। हरिदास दा बोले, मैं स्वयं दिन रात मेहनत के लिए तैयार हूँ, किंतु किसी का तलवा सहलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। श्री ठाकुर ने हंसकर कहा, मेरा काम बनाने के लिए यदि किसी व्यक्ति का तलवा सहलाना पड़े तो तुम क्यों नहीं सहलाओगे? यदि ऐसी जिद रख कर चलोगे तो काम नहीं बना सकते हो, असफल हो जाओगे। कोई भी व्यक्ति अकेला कितना कर सकता है? दूसरे से सहायता की आवश्यकता पड़ती ही है। हरिदास दा बोले, चाहे जैसे भी हो, काम को नष्ट नहीं होने दूंगा। श्री ठाकुर जी बोले, तब तो ठीक ही है। बेला बीत चली है। तंबाकू पीने के बाद श्री ठाकुर मातृ मंदिर के पीछे एक बबूल वृक्ष के नीचे एक बेंच पर आकर बैठी। साथ ही साथ झाड़ी, गमछा, गड़गड़ा, तंबाकू, टिकिया, लोटा, इगदानी इत्यादि चीज़ें वहाँ लाई गईं। थोड़ी देर के बाद ही श्री ठाकुर को खांसी होने लगी, जिसके कारण सुपारी गले में अटक गई। उस समय पानी की जरूरत थी, पर लोटा में एक बूंद भी पानी नहीं था। पानी लाने में देर हो गई। इस बीच श्री ठाकुर को बड़ी तकलीफ हुई। पानी पीने के बाद जब वे स्वस्थ हुए तो उन्होंने कहा, मेरी अवस्था उस माँ की तरह है जिसके अनेक लड़के रहते हैं पर उसे गंगा नसीब नहीं होता। मैं भी एक साझेदार माँ की तरह साझेदार ठाकुर हूँ न। हर व्यक्ति यही सोचता है कि दूसरा तो करेगा ही। सबकी जो ड्यूटी बटी हुई है ना, सब चीज़ का दायित्व तो किसी एक व्यक्ति पर नहीं है। यदि रहता तो ऐसी विशृंखला नहीं रहती। जो थोड़ा बहुत करता भी है वह भी निष्ठा सहित नहीं करता है। सभी ऐसे ही हैं। यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मेरे कहने का सार यह है कि अनेकों ऐसे हैं जिनमें ऐसी बहुत खामियां हैं। उन खामियों को पूरा करने वाला कोई नहीं है। इसमें कुछ ऐसे भी हैं, वे अपने कर्तव्य को अच्छी तरह निभाते हैं। कम से कम वह तो अच्छी बात है, पर मुझे प्यारी को गाली गलौज देने की इच्छा होती है। यदि वह वैसा चौकस रहता तो सबको ठीक रख सकता था। कालिदासी माँ बोली, मेरा ही दोष है। लोटा में पानी है या नहीं यह मुझे पहले ही देख लेना चाहिए था। श्री ठाकुर जी बोले, मैं सिर्फ आज की ही बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने कष्ट के लिए भी उतना नहीं सोचता हूँ। यदि तुम लोग नहीं बन सको तो तुम लोगों को ही अधिक कष्ट है। शरद आदि बैठे हैं। कृषि शिल्प के पुनः उद्धार के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस विषय में पुनः चर्चा चली। श्री ठाकुर जी बोले, जमीन के संबंध में हमें पूरी तरह जानकारी रहनी चाहिए। जैसे कैसी जमीन में कौन सी फसल अच्छी होगी, किस तरह की मिट्टी में क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक पदार्थ है एवं वे किस फसल के लिए उपयोगी हो सकते हैं, यह सब जानने की जरूरत है। मिट्टी जांच करने के सरल तरीके हैं, उन्हें जान लेना चाहिए। सब जगहों में तो लेबोरेटरी प्रयोगशाला नहीं मिलेगी। किस तरह की मिट्टी में कैसी खाद देनी चाहिए, कब किस चीज़ की फसल बोनी चाहिए, किस फसल के बाद कौन सी चीज़ बोने से ज़मीन उपजाऊ हो सकती है और फसल के हित में भी अच्छा हो सकता है, किस चीज़ की खाद किस परिमाण में देनी चाहिए, कैसे बीजों को चुनना चाहिए एवं किस तरह से उन्हें हिफाजत करके रखना चाहिए इत्यादि कतिपय साधारण बातों के विषय में जानकारी रखनी चाहिए। अपने घर पर वास्तविक रूप से हर व्यक्ति को थोड़ी बहुत खेती करनी चाहिए। जहाँ जिस चीज़ की खेती नहीं होती है वहाँ उन चीज़ों की खेती की जा सकती है या नहीं, उसे एक्सपेरिमेंट प्रयोग करके देखना चाहिए। जिस प्रकार जहाँ आज आलू गोभी इत्यादि की खेती होती थी वहाँ अब नहीं भी होती हो, किंतु करने के बाद यह देखा गया कि उसमें ऐसी कोई बाधा नहीं है। किसी देश में नारियल और सुपारी खूब होती है और कहीं बिल्कुल नहीं होती है।
जिन जगहों में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं उन सब जगहों में ये सब को बोए जा सकते हैं या नहीं, एवं कैसी प्रक्रिया है तथा कैसी खाद देने पर वह सब हो सकता है, इन बातों की जानकारी रखनी चाहिए। यह कोई कठिन काम नहीं है। मेरी तो धारणा है कि उपयुक्त खाद और चेष्टा के फलस्वरूप प्रायः सभी जमीनों में सब तरह की चीज़ें उपजाई जा सकती हैं। पर ऐसी भी कुछ आवश्यक बातें हैं जो क्लाइमेट कंडीशन, आबो हवा पर खूब निर्भर करती है। जैसे नारंगी, सेब, अंगूर इत्यादि चीज़ें शीत प्रधान देशों में उपजती हैं। उन सबको ऐसी आबो हवा में उपजाना कठिन है, फिर भी उपजाना बिल्कुल संभव है, यह मुझे प्रतीत नहीं होता है। शरद्दा बोले, कृषि के साथ ही साथ हमें गोपालन के प्रति भी ध्यान देना होगा। श्री ठाकुर जी बोले, हाँ अवश्य, गौ ही घर गृहस्थ की लक्ष्मी होती है। गाय, भैंस, सांड, बैल सबको अच्छी तरह तंदुरुस्त बनाकर रखना होगा। इनकी ब्रीडिंग, जनन, लालन पालन सब कुछ अच्छी तरह से करना है। गोधन एक बहुत बड़ा धन है। इस भारत में गौ माता की पूजा प्रचलित है। क्या गौएं मामूली चीज़ हैं? सुनने में आया है कि इन दिनों युद्ध के बाजार में सेनाओं के खाद्य के लिए बहुत गौओं की बिक्री हो रही है। यह बड़ी बुरी बात है। हमारे देश में अनेकों मुसलमान गाय खाते हैं, किंतु रसूल ने गौ की कुर्बानी या गौ मांस खाने की बातों का अनुमोदन नहीं किया है। जीवों के रक्त मांस ईश्वर के निकट नहीं पहुँचते एवं गो मांस स्वास्थ्य के लिए क्षतिकर है। ऐसी बातें रसूल ने कही हैं। आप लोग जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ इस बात पर ध्यान रखेंगे कि गृहस्थ लोग जिससे गौ पालें एवं गौओं की अच्छी तरह लालन पालन करें। यदि संभव हो तो किसी व्यक्ति के घर पर जाकर उसके बथान को जाकर देखेंगे। बथान की हालत को देखकर ही समझ सकेंगे कि किस व्यक्ति के यहाँ गौ सेवा किस तरह हो रही है। कहीं कोई गड़बड़ देखें तो तत्काल उन्हें बुलाकर समझा देंगे। गाय के गोबर अच्छी खाद होती है। बाथान की बुहारी हुई मिट्टी भी अच्छी खाद में से है। ऐसी बातें मैंने सुनी है। गोबर से खाद बनाने का नियम है। खेती करने में इस बात की जानकारी हो जाती है कि जीव जंतु के गौमूत्र, हड्डी पसली, सड़े पत्ते, अंट संट सारी चीज़ें खाद के काम में आ जाती हैं। शरद्दा बोले, बिलायती हल के संबंध में आपका क्या विचार है? श्री ठाकुर जी बोले, मैं उसके संबंध में सही रूप में नहीं जानता, पर हमारी जमीन के लिए कौन उपयोगी है यह हमें देखना चाहिए। मैंने सुना है कि किसी किसी जगह में ट्रैक्टर के द्वारा खेती करने से फसल खराब हुई है और बहुत जगहों में पानी की बहुत समस्या है। वर्षा पर तो मनुष्य का अधिकार नहीं है, इसलिए जहाँ जहाँ असुविधाएं हैं वहाँ नहर, तालाब इत्यादि खुदवाने की जरूरत है। जैसे किसी ग्राम में गए, वहाँ ग्राम में जाकर लोगों को इस प्रकार उत्साहित कर दिया कि ये सब काम वे कर पाएँ। कितने लोग बैठे रहते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, बल्कि बच्चे बूढ़े सभी मिलकर इन सब कामों को करने लगें तो वह उत्सव की तरह ही प्रतीत होगा। शरद्दा बोले, हम लोगों के लिए तो किसी एक जगह पर टिके रहना संभव नहीं है। श्री ठाकुर जी बोले, आप तो अकेला नहीं हैं, आप स्वयं नहीं भी रह सकते हैं। 5 लोग तो हैं। यदि इस तरह बुद्धि लगाकर काम करते जाएं तो देखेंगे सत्संग सत्संग की रट लग जाएगी। और मेरी यह एक अभिलाषा है कि मनुष्य, गौ, कुत्ते, गाछ, वृक्ष, फल फूल इत्यादि का सब राज्यों में अनुलोम क्रमिक मिश्रण कर देखूं कि उसका परिणाम क्या होता है। इस दिशा में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। शरद्दा बोले, शिल्प के मामले में हमें क्या करना है? श्री ठाकुर जी बोले, मेरा तो यह विचार है कि वर्तमान अवस्था में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, कृषि आधारित शिल्प के प्रति हमें ध्यान रखना अच्छा है। जैसे किसी जगह पर मूंगफली होती है, मूंगफली के तेल से निकाला, दूसरी जगह पर नाना तरह से फल होते हैं, उन फलों को लेकर आम जेली इत्यादि तैयार की। किसी जगह पर खूब दूध मिलता है एवं खूब सस्ते में दर में मिलता है, वहाँ मिल्क पाउडर, दूध चूर्ण बना दिया, गुड़ से चीनी बनाई, मिश्री भी बनाई, पान के मेन इंग्रेडिएंट, पान के उपादान जैसी ऐसी चीज़ निकाली जिसका विदेशों तक चलान होने लगा। प्रधानतः यह ध्यान रखना चाहिए कि दैनंदिन व्यवहार में किन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है और वह सब चीज़ों की तैयारी पर ही अधिक जोर देना चाहिए। आप लोग तो विभिन्न जगहों में जाते हैं, आप लोग ही तो एक दूसरे के बीच योगायोग कर सकते हैं। ऐसा कर मार्केट, बाजार के एक्सपेंशन के मामले में सहायता कर सकते हैं।
आप लोग ऋत्विक हैं। आप लोगों को इस प्रकार इसके अंदर जाना ठीक नहीं है जिससे आप लोगों को गो बिटवीन द्वंद्व वृत्ति हो सके। जो व्यवसाय वाणिज्य करेंगे वे अपने ऊपर दायित्व लेकर करेंगे, उस मामले में आप लोगों को कोई झोंक नहीं रहेगा। प्रफुल्लता बोले, कृषि जात द्रव्य को शिल्प सामग्री के रूप में परिणत करने के लिए यंत्रों की आवश्यकता है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हें ही अपनी बुद्धि से उन चीज़ों का आविष्कार करना है। एक कारखाना खोलने में मेरी नाना तरह की परिकल्पनाएं थीं, न वैसे मुझे उपयुक्त लोग ही मिले और न मैं अपनी इच्छा के अनुसार कर ही सका। तुम लोग बाहर घूमते समय इस ओर ध्यान रखो एवं डिपार्टमेंट विभाग के लिए सिंसियर, एकनिष्ठ और एफिशिएंट दक्ष लोगों को जुटाओ तो अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। दोपहर में खाने पीने के बाद श्री ठाकुर ने मातृ मंदिर के अंदर विश्राम लेने की चेष्टा की। माताओं में अनेक उपस्थित थीं। नींद आने के पहले तक उन लोगों से नाना विषयों पर बातें की। किसी व्यक्ति के संबंध में कुमार खाली माँ ने कहा, आपने जैसा कहा, बापेर बाड़ी हामे हाल थाकले नारी पैमाल, अर्थात जो नारी सर्वदा नैहर में रहती है वह बर्बाद हो जाती है। उसी तरह महाभारत में भी है कि विवाहित नारियों को अधिक दिनों तक नैहर में नहीं रहना चाहिए। श्री ठाकुर जी बोले, क्या ऐसी बात है? कुमार खाली माँ बोली, हाँ। श्री ठाकुर जी बोले, यदि अनिवार्य कारणवशतः रहना पड़े तो बात कुछ और है, किंतु ऐसी कोई खास बात न रहे तो विवाहित नारियों को अधिक दिनों तक नैहर में नहीं रहना चाहिए। ससुराल शासन की जगह है, आत्मनियंत्रण की जगह है। ऐसे शासन से अलग रहना अच्छा नहीं है। इसके बावजूद भी नारियों का सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि स्वामी के संसार को सभी को संतुष्ट करते हुए चलना। खूब मन लगाकर नियमित रूप से इन कामों को नहीं करने पर अभ्यास खराब हो जाता है, साधना में क्षति पहुंचती है, अनुसंधित्सा और परिचय ढीला पड़ जाता है। यदि संसार के हर व्यक्ति के हाव भाव, मांग, पसंद और व्यक्तित्व के साथ खास परिचय नहीं रहे तो सेवा देकर उसके दिल को जीता नहीं जा सकता है। इसलिए दीर्घ काल तक अनुपस्थित रहना अच्छा नहीं है। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने कहा, जिस प्रकार कुमार खाली की माँ रामायण, महाभारत इत्यादि पढ़ती हैं, यदि तुम लोग भी उसी प्रकार पढ़ो, आलाप आलोचना तथा चर्चा करो तो उससे एक काम ही बनेगा, तुम लोगों के देखा देखी लड़के लड़कियां भी सीखेंगे। तत्पश्चात श्री ठाकुर ने एक एक कर अनेकों से पूछा, किसके घर में रामायण महाभारत है और किसके घर में नहीं है। बाद में बोले, हर घर में उन पुस्तकों को रखना चाहिए। संसार के खर्च से कुछ बचा खुचा कर बीच बीच में कुछ अच्छी पुस्तकें खरीद सकते हो। यदि स्वयं लिखती पढ़ती रहो तो बच्चों को मार पीट करके पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आलोचना प्रसंग भाग 3 से पेज संख्या 222 से 228 तक। जय गुरु।